पिछले दिनों में जब यहाँ उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे जो भाई बहन हैं उनसे जब मिलता हूँ तो उत्तर प्रदेश की बहुत गाथा गाते हैं कि बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था बीमारू राज्य था देश में, अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ गुंडा राज था, अब हमने देखा कि गुंडा राज की समाप्ति हो गई। एक समय था जब गुंडे पुलिस के पीछे भागते थे, अब पुलिस गुंडों के पीछे भागती है और गुंडों को भगाती है। ऐसा बीमारू राज्य विकसित राज्य के रूप में विकसित हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। जो वहाँ से आते हैं वहाँ की तारीफ करते हैं। हाल ही में मैं हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इनके यहाँ शादी में मैं बारात आई थी तो उनने पूछा था, बोले बहुत सारा परिवर्तन आ गया है और हम चाहते हैं फिर से मोदी जी केंद्र के नेतृत्व में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जो भावना है वो प्रदर्शित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश से जो हमारे भाई बहन यहाँ निवास करते हैं या जिनके रिश्तेदार वहाँ पर हैं या जिनका व्यापार व्यवसाय है। जैसे अभी मैं एक मिठाई वाली दुकान पे गया था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ का जो कारीगर है वो लगभग 300-400 कारीगर इंदौर में मिठाई की दुकानों पे काम करते हैं। चने भुनने वाले हैं जो ठेलों पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग यूपी से आए, उनके रिश्तेदार अभी भी यूपी में, वो जाते रहते हैं और उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि वापस वहाँ आए। तो उनके प्रतिनिधियों, क्योंकि कोविड का समय है, एक एक संस्था के एक एक प्रतिनिधियों को हमने बुलाया, फिर हम उसकी बैठकें उनके साथ बैठ के करेंगे। जैसे मिठाई वालों के 300 लोग हैं तो उनके साथ अलग से बैठेंगे, चने भूनने वाले या ठेले पे जो काम करने वाले उनके साथ अलग है। एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे युवा साथी हैं, उनसे भी बात हुई, उनकी अलग बैठेंगे। तो आज उनके एक एक प्रतिनिधि को बुला के आज हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार यूपी में विकास की बात हो, उस बात को लेके वो सरकार बननी चाहिए जिन्होंने विकास किया है, उसको लेके बात करेंगे। आज उसी के प्रति आज एक सांकेतिक छोटी बैठक रखी गई है। आने वाले समय में और बैठकें भी रखेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे जो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है। हम तो चाहते हैं विकास में जो जो साथ दें उनका स्वागत है। कितने लोग होंगे, कुछ फिगर आया है? डॉक्टर साहब कितने होंगे? इंदौर में होंगे 30-40 हज़ार लोग ऐसे जो अलग अलग क्षेत्रों में लाख के ऊपर होंगे। लाख के ऊपर उत्तर प्रदेश से, जी बिल्कुल। ये एक्चुअली सब लोग बिखरे हुए हैं। तो ये अब आज जो एक शुरुआत हुई है, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के जितने लोग होंगे उनके बारे में बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से, क्योंकि ये संगठित नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब यूपी के लोग जो यहाँ आए वो संगठित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे बेहतर जो तरीका है आजकल मैसेजिंग का वो है सोशल मीडिया। हमारा सोशल मीडिया से सभी लोग लगभग जुड़े हुए होते हैं। कोरोना में पर्सनली मिलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश का तो मैं अभी उत्तर प्रदेश 18 दिसंबर को ही गया था और वहां पर देखा काफ़ी बदलाव आया। मैं रेगुलर उत्तर प्रदेश जाता रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं। जो बेसिक परेशानी थी उत्तर प्रदेश की वो थी रोड। हालांकि रोड बनाना, लोग बोलते हैं कि ये कोई विकास नहीं है, लेकिन रोड और ट्रांसपोर्ट जो है वो विकास का प्रमुख साधन है। दूसरी जो प्रमुख समस्या थी वो थी बिजली। लाइट ही नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में। तो लाइट जिस तरीके से योगी सरकार में बढ़ी है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं कई सालों से देखता था कि वहाँ जाते थे और लाइट नहीं होती थी। गर्मी के मौसम में लाइट कट जाती थी, जब सिंचाई का समय आता था किसानों को तब लाइट नहीं होती थी। तो जो बहुत ही बड़ी प्रमुख समस्या थी लाइट, अगर लाइट होगी तो विकास कार्य बहुत अच्छे से होगा। दूसरी जो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है कि किसान हितैषी रही है सरकार। गन्ना के फसल का उनको टाइम पर मिल रहा है, सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है, खाद मिल रही है। उसके अलावा जो और सराहनीय कार्य हुए हैं उसमें है एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। कई सारी यूनिवर्सिटी खुली है, जैसे आयुष विश्वविद्यालय खुला है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय खुला। कई सारे एम्स उत्तर प्रदेश में खुले और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उसको उन्होंने मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया। मेडिकल की सुविधाएं बहुत ही नगण्य थी उत्तर प्रदेश में, जो आज के समय में काफ़ी बेहतर हुई है। और कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को मदद पहुंचाई है वो बहुत ही सराहनीय है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर ये सरकार नहीं होती तो और ज़्यादा लोग मर जाते। जी उत्तर प्रदेश का मतदाता नहीं, मैं पहले मतदाता था, अब तो मैं मध्य प्रदेश का। परिवार बाकी लोगों को, परिवार को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं?
बाकी हमारे परिवार के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो विकास खुद देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। गांव में नल पहुंच गया, नल का पानी गांव के लोग पिएंगे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि गांव में भी नल पहुंच जाएगा। तो नल का जल अगर गांव में पहुंच जाएगा तो विकास आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से विकास काफ़ी अच्छा हुआ है और स्वास्थ्य और एजुकेशन में भी काफ़ी बेहतर हुआ है। किस तरीके से विचार आया आपको कि एमपी में इस तरीके का अभियान चलाना चाहिए उत्तर प्रदेश से संबंधित लोगों को? विचार मेरा नहीं है, विचार है हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी का, जिन्होंने हमको संपर्क किया कि उत्तर प्रदेश के जो लोग निवासी इंदौर में रहते हैं क्यों न उनके माध्यम से हम एक सशक्त मैसेज उत्तर प्रदेश तक पहुँचाएं। तो उसके लिए शंकर लालवानी जी धन्यवाद के पात्र हैं। आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी। के चुनाव है, यहाँ से किस तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं आप? ये चुनाव की तैयारी एक विषय है। मुख्य बात यह है कि चुनाव अभी अकेले उत्तर प्रदेश नहीं 5 राज्यों में है। आने वाले समय में यहाँ पर भी 2 साल बाद लोकसभा के भी चुनाव होंगे। जो इधर के माध्यम से एक जो विषय आज ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो ये है कि चुनाव के मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। चुनाव समाज को बांटकर, समाज का विघटन करके, उसे छोटे छोटे टुकड़ों के वोट बैंक्स में बांट के, जातियों के आधार पर, हमारे यहाँ भी विषय चलते देखते हैं तो कभी वनवासी के आधार पर, कभी ओबीसी के आधार पर, कभी अन्य आधार पर। आज इस 2022-21वीं सदी के का भी लगभग 1/4 पड़ाव हम पार कर चुके हैं। इस समय में ये वो मुद्दे नहीं हैं जो गवर्नेंस को तय करते हैं। तो एक आदत सभ्य समाज की सही मुद्दों पर चुनावी प्रक्रिया का आकलन करने की होनी चाहिए। और जो आपने कहा कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं, तो इन्फ्लुएंस जो करना चाहते हैं, या मैं मेरी इच्छा से बता सकता हूँ, वो इन्फ्लुएंस यही है कि सही मुद्दों का आकलन कर सही चीज़ों का आकलन कर अपने छोटे मोटे भेदों को भूलकर और एक समग्र चिंतन कर कि समाज किस दिशा में जाना चाहिए, ये हमारा चुनाव के समय में चिंतन का विषय होना चाहिए युवा एजुकेटेड देश में अब। और ये जो परिपाटी बन गई है कि सिर्फ जाति के आधार पर और अन्य आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, ये बदलना चाहिए। सर दूसरा ये था कि आप जैसा अभी डॉक्टर द्विवेदी ने बताया, सांसद जी की पहल थी कि इस तरीके के लोगों से आज एक मुलाकात होगी। हम थोड़ा सा देश के परिदृश्य को देखेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो बार बार हम विघटन, जाति के विभेद की बात करते हैं, इसकी मात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पर ज़्यादा इन चीज़। पंजाब हालांकि अभी वहाँ पर भी अभी काफ़ी सारा मामला किसान आंदोलन का लेकर था, दलित विषयों को लेकर था, होने लगा है, लेकिन जाति का विभेद उतना ज़्यादा वहाँ नहीं था। गोवा में ये वाले भेद पर बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार और बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग आप मान लीजिए 60-70% देश के इलेक्शन को और देश के इलेक्शन के माइंडसेट को, मानसिकता को प्रभावित कर लेता है। बड़ा राज्य होने के कारण इतिहास उठाकर देखेंगे तो बड़ी संख्या के सारे प्रधानमंत्री वहीं से हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री भी सांसद वहीं से हैं, तो प्रभावित तो करता ही है। और वहाँ पर ये भेद, ये जो परिपाटी चल रही है ज़्यादा है। तो आज जो पहली पहल थी वो इस विषय को लेकर थी। अन्य लोगों से अगर चर्चा करने के लिए ऐसा विषय कोई रहेगा तो की जा सकता है। एक नारायण मिश्र हूँ, डॉक्टर P.N. मिश्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का और प्रबंधन का मैं विभागाध्यक्ष रहा हूँ। आपने मुझसे कहा कि मैं शॉर्ट में बताऊँ। मैं 2 घटनाएं बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इंदौर पटना रेलवे लाइन का उद्घाटन होना था, रेलवे ट्रेन का उद्घाटन होना था। शहर की एक बहुत वरिष्ठ राजनेता उद्घाटन करने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है इस ट्रेन से डॉक्टर P.N. मिश्र जैसे लोग शहर में आए जिन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया, अपराधी ना आए उत्तर प्रदेश और बिहार के। इसका मतलब वहाँ अपराधी बहुत बड़ी संख्या में थे। दूसरा, एक यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार गए ऐसे ही रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ रिक्शे चलते थे, 12 रुपये में एक रिक्शे वाले ने उनसे चलने का भाड़ा तय किया। जब वो उस गंतव्य पर पहुँचे तो रिक्शा वाला कहता है कि अब मैं 25 रुपये लूँगा। तो उन्होंने आसपास के लोगों से भी कहा कि भाई 12 रुपये मैंने तय किए थे और जब मैं 12 दे रहा हूँ तो ये 25 मांग रहा है। आसपास के लोगों ने कहा कि आप इसको 25 रुपया दे दीजिए। जब वो रिक्शा वाला 25 रुपये लेके चला गया
तब ये पूछते हैं कि आप लोग भी उसी के पक्ष में बोल रहे थे? तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम आपके पक्ष में बोल रहे थे, क्योंकि यह एक खास पॉलिटिकल पार्टी का वोटर है जो इसके पहचान से स्पष्ट है। अगर आप इसको 25 रुपया न देते तो निकटस्थ थाने में वो जाके आपकी रिपोर्ट करता और आपकी जमानत भी न होती। इस प्रकार का लॉलेस प्रदेश बना हुआ था। एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे चाहिए क्या? परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर हो, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि डॉक्टर द्विवेदी ने कहा, हमारे पास सड़क की सुविधा हो, हमारे पास जल हमको प्राप्त होता हो, स्वास्थ्य संबंधित हमारी सेवाएं। अब इन चीज़ों को हमें अगर सतत बनाए रखना है तो हमारे नेतृत्व को भी सतत ही होना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो वहाँ के नस नस से वाकिफ़ हूँ, किस प्रकार की लॉलेसनेस और गुंडागर्दी थी। आप कहीं भी सुरक्षित नहीं थे, आपकी दुकान, आपका मकान, आपके पशु, आपके वाहन, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। ये सच है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश की वो मैं बता रहा हूँ, जो आज के 5-7 वर्ष पहले वहाँ थे। धन्यवाद। थैंक यू।